हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 31 जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एड्रेस एशन सेशन। क्यों एड्रेस करेगी सेशन को, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, आपको पता है। एक और बार आई थी 10 दिन पहले भी, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मिशन पूरा आपको समझाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 30 किल्ड इन महाकुंभ स्टैम्पेड। आपको पता है कि कितना बड़ा एक डिजास्टर हो गया है। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और वहां पे स्टैम्पेड हो गया, भगदड़ मच गई। उसकी वजह से 30 लोग की आसपास लोगों की मौत हो गई। शायद 60 या 90 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो रखे हैं अभी, ठीक है। जो मृतकों का आंकड़ा है वो अभी बढ़ भी सकता है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि बहुत ही जो बुरी घटना हुई है सामने आ रही है प्रयागराज से। लास्ट एक और न्यूज है, ओपन एआई अंडर कॉपीराइट सूट्स इन इंडिया, ठीक है। सिर्फ इतने ही टॉपिक्स नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 20 से ज्यादा टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उससे पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसको हमें देखना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एक दिन पहले के करंट अफेयर्स है, 30 जनवरी के करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आज उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। थ्रू विच पासेस डज इंडिया ऑर्गेनाइज द कैलाश मानसरोवर यात्रा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से आपके क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, जो भी यूपीपी से जो भी एग्जाम की तैयारी है, यूपीएससी, हर चीज में ये आने वाला है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया और चाइना इस यात्रा को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो यात्रा है 2020 से ही बंद थी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो जून से लेके सितंबर के बीच में होती है, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। 2020 से ही लगातार इस पर रोक हुई थी, रोक लगी हुई थी जब से कोविड आया था, बट उसके बाद कभी इसको खोला ही नहीं गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोग कहाँ पे विजिट करते हैं? तिब्बत में विजिट करते हैं, तिब्बत में विजिट करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझ के चलना होगा। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है, जिनका नाम है विक्रम मिश्री साहब, वो गए हुए इंडिया, वो गए हुए चाइना, है ना। चाइना में वहां के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और उनके डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जिसे हम वाइस फॉरेन मिनिस्टर भी कह सकते हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। और उसमें यह बात निकल के आई है कि इंडिया और चाइना के बीच में अब डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई, है ना। उसमें कैलाश मानसरोवर का मुद्दा भी उठा था, और वहां पे अब स्टार्ट हो चुका है। अब इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा इस साल, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से आने के क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन क्या है? थ्रू विच पासेस डज इंडिया ऑर्गेनाइज द कैलाश मानसरोवर यात्रा। कौन से पासेस से होके निकलता है? तो करेक्ट आंसर है लीपू लेक पास एंड नाथुला पास, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। लीपू लेक पास कहां पे है? पास से क्वेश्चंस आते हैं भाई, इस बार भी बीपीएससी में देखा होगा आपने क्या आया हुआ था। लीपू लेक पास है उत्तराखंड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और नाथुला पास कहां पे है? ये है सिक्किम में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, को कवर करते हुए आपको चलना है। लीपू लेक पास से हम लोग जाते हैं कहां पे? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, और उत्तराखंड में है। और 1981 से इसी पास के थ्रू होते हुए हम लोग जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सिक्किम से भी स्टार्ट कर दिया गया था कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना, ठीक है। सॉरी। सिक्किम से भी हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया था, कब से? 2015 से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड से 1981 से हम लोग जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे, और सिक्किम से 2015 से हम लोग जा रहे हैं नाथुला पास से कैलाश मानसरोवर यात्रा पे तिब्बत में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल स्टार्ट होने वाली है, काफी बड़ी न्यूज है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया कौन कौन है? तो मैंने नाम याद करवाए थे, नाम क्या है? नाम है श्री राजीव कुमार, सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें से गणेश कुमार जो है और सुखबीर सिंह संधू हैं, ये कौन है? ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और श्री राजीव कुमार कौन है? ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के पावर में आपको डिफरेंस पता है क्या? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर कोई डिफरेंस है तो, है ना। हालांकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाना है तो उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, ठीक है। बट अगर इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाना है, मतलब गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को
उनके पद से हटाना है तो रिकमेंडेशन चाहिए होगी किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहेगा कि इन दोनों को हटा दो तो उनको हटा दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना उसके पद से मुश्किल है, जिनका क्योंकि इनको उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो श्री राजीव कुमार कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाम आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड देखिए, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड बॉर्डरमैन मैराथन 2025, ठीक है। इसने ऑर्गेनाइज किया, तो करेक्ट आंसर है बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब स्टैब्लिश हुई थी, 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। ये सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है बीएसएफ के बारे में, है ना। तो बॉर्डरमैन मैराथन 2025 बीएसएफ ने ऑर्गेनाइज किया, करेगा। कहां पे करेगा, पंजाब में करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों करा जाएगा, ये दो चीजें इसका मकसद है। पहला क्या है, पहला है फिटनेस के लिए, है ना। और दूसरा क्या है, जो ड्रग अब्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। क्योंकि पंजाब किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, पंजाब बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान से, जो कि एक ड्रग एडिक्ट स्टेट है, जानते हैं आप, ठीक है। ड्रग एडिक्ट कंट्री है, मतलब वहां से ड्रग्स निकलते भी हैं बहुत सारे, है ना। खुद भी ड्रग्स करते हैं और इंडिया में भी फैलाते हैं। आपको पता है इंडिया में एक तरीके से यहाँ की सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए फैलाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स रिसेंटली, है ना। यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। कस्टोडियल डेथ लगातार ही न्यूज में रहा, सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त होता जा रहा है किसके ऊपर, कस्टोडियल डेथ के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अभी एक आईजी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये सारी न्यूज मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स में कराया, जाकर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा कहां पे रिकॉर्ड किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में किए गए हैं और सेकंड नंबर पे कहां पे किए गए हैं, महाराष्ट्र में किए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कस्टोडियल डेथ्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट डज द टर्म ब्लैक स्वॉन इवेंट रेफर टू। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब क्या है, हम कौन से जो इवेंट्स होते हैं उनको ब्लैक स्वॉन इवेंट कह देते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर देखिए क्या है, अ हाईली अनप्रिडिक्टेबल इवेंट विद सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एकदम अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, जैसे कि हम लोग कोविड-19 जब आया था उसको भी हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है ना। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है, तो उसको भी ब्लैक स्वॉन इवेंट रेफर करा जाता है कि कहीं ये ब्लैक स्वॉन इवेंट तो नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूं, कल ये करंट अफेयर्स में जाकर देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। टॉपिक समझिए, आरबीआई प्लान्स रुपीज 1.1 लाख करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आरबीआई ने प्लान किया है कि 1.1 लाख करोड़ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेंगे बैंकिंग सेक्टर में। किसने किया है, आरबीआई ने प्लान किया है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूं, है ना। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, एकदम अंदर नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और कई दिन लगते हैं इसको कवर करने में, है ना। क्योंकि ये स्टैटिक का टॉपिक है, तो इसको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ पे हमारी टीम है जो इकोनॉमी पढ़ाती है, जो सर है, वो आपको कवर कराएंगे स्टैटिक का, है ना। बट हम लोग करंट को थोड़ा सा ऊपर से लेके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या प्लान किया है कि हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेंगे। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन एक बार हम लोग लिख लेते हैं, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेंगे इन मार्केट। अब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मतलब क्या होता है कि मार्केट में हम लोग पैसे डालेंगे, है ना। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स के माध्यम से मार्केट में पैसे डालने की कोशिश करेंगे। अब बैंक्स के माध्यम से पैसे डालने मतलब क्या होता है और पैसा डालना ही भाई क्यों है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, कोविड-19 के टाइम भी आपको ये वर्ड सुनने को मिला होगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने वाली है कौन, गवर्नमेंट, और कर भी रही थी। मतलब लोगों के हाथ में पैसा देना चाहती है, पर लोगों के हाथ में पैसा कैसे देगी। ऐसा तो है नहीं कि उसके मंत्री आएंगे भाई सबको पैसे बांटेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे देने का एक तरीका है बैंक के माध्यम से, है ना। अगर हम लोग बैंक को बहुत ही कम रेट पे पैसे दें, ठीक है, अगर आरबीआई चाहे, आपको पता है कि आरबीआई को हम लोग बैंकर्स बैंक कहते हैं, है ना, बैंकों का बैंक है। जैसे कि हम लोग को पैसे की जरूरत है तो हम लोग बैंक के पास जाएंगे, तो ऐसी बैंकों को जो पैसे की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास आती है ना, और वहीं से पैसे लेके आती है और फिर हमें बांटती है। अब एक अज्यूम करो कि आरबीआई इनको बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही जो रेट है काफी कम रेट पे अगर पैसे इनको देने लग जाए बैंक्स को, तो
बैंक्स भी हमें कम ही रेट पे देंगे, है ना। अगर वो 4% पे दे रही है तो बैंक हमें 5% पे देगी, मतलब 1% अपना फायदा रखेगी और 5% पे हमें दे देगी, है ना। अगर आरबीआई ही 10% पे देगी तो ऑब्वियसली बैंक भी तो हमें 11-12% पे देगी भाई, है ना। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमें पैसा मिलेगा बैंक से तो हम लोग क्या कभी लोन लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। बट अगर बैंक को बहुत ही कम रेट पे मिलेगा और बैंक भी हमें कम रेट पे देगी तो हम भी सोचेंगे कि यार लोन ले लेते हैं, अभी लोन लेके इसको चुका भी देंगे और अपना काम भी हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा। तो आरबीआई ने सोचा कि वो हम लोग 1.1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेंगे, मतलब लोगों के हाथ में वो पैसा देना चाहते हैं, इसलिए वो मार्केट में पैसा देना चाहते हैं। कैसे? बैंक्स के थ्रू, है ना। अब बैंक्स के थ्रू पैसे देने हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रेपो रेट को ही कम कर दो, है ना। यहाँ पे वेरिएबल रेपो रेट की बात करी गई है, वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन, ये सब तरीके हैं, ठीक है। अब इसको डिटेलिंग में हम लोग नहीं पढ़ रहे, ये बस ये समझिए कि कैसे भी मार्केट में पैसा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि उसमें से कुछ तरीके हैं, ओपन मार्केट स्वैप्स आपको दिखेगा यहाँ पे, ओपन मार्केट परचेजेस करके, वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन करके, और डॉलर रुपी स्वैप ऑप्शन करके। इन सारे तरीके से क्या किया जाता है? इन सारे तरीके से मार्केट में पैसा डाला जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं, जैसे कि रेपो रेट का एग्जांपल लेके बता देता हूं, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है इसको समझ लो, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इससे। देखो, जब आरबीआई पैसे देती है किसी बैंक को, जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से पैसे लेता है, तो किस पे लेगा? वो लेगा रेपो रेट पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि रेपो रेट है 4%, है ना। इसी रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा, समझ लीजिए रेपो रेट को सिर्फ 1% कर लिया गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक को उतने ही कम दर पे पैसे मिलेंगे, तो वो भी हमें कम दर पे देगी। तो रेपो रेट से क्या होता है? जो आरबीआई है कंट्रोल कर लेती है लिक्विडिटी को, है ना। रेपो रेट से ये लिक्विडिटी को कंट्रोल कर रही है, ये देखिए। मेन चीज ये है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल कर पा रही है, किससे? रेपो रेट से, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रेपो रेट आपको समझ में आ गया। तो वैसे ही होता है क्या बोलते हैं, डॉलर रुपी स्वैप। अगर मार्केट में डॉलर ज्यादा है ना, और रुपी कम है तो क्या करेंगे? डॉलर को परचेज करेंगे और उसके बदले में रुपी दे देंगे। जब रुपी दे देंगे तो रुपी की मात्रा बढ़ेगी, और जिसकी मात्रा बढ़ेगी तो फिर उसके बाद पूरे मार्केट में फैलेगा, लिक्विडिटी फैलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तरीका क्या होता है? ये होता है लिक्विडिटी बढ़ाने का, और इसको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन इन मार्केट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। मतलब मार्केट में पैसे की जो मात्रा है उसको बढ़ा देना, उसका सर्कुलेशन को बढ़ा देना, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दिया ताकि आप आराम से इसको बिंदास तरीके से इंग्लिश हिंदी में थोड़ा इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो सेम चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया है। आरबीआई ने भी प्लान किया है कि ये लोग क्या करेंगे? लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करेंगे। पहले करेंगे 20,000 करोड़ का, फिर करेंगे 20,000 करोड़ का, फिर करेंगे 20,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ तो इन्होंने अभी सोचा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके, ठीक है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? कि आप इकोनॉमी क्लास जब हमारी ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा काफी डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूपीएससी और बीपीएससी के लिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक पे देखते हैं। NIA team set to visit US for extradition of 26/11 मुंबई अटैक्स मास्टरमाइंड तहव्वुर राना, ठीक है। अब मैंने ये न्यूज जो है, पर्टिकुलर न्यूज ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट मैंने फिर से क्यों इसे डाला है इसके बारे में समझिए। तहव्वुर राना है, आपको मैंने बताया था कि 26/11 का आरोपी है जो कि अभी अमेरिका की जेल में बंद है, बट अमेरिका की कोर्ट ने एग्री कर लिया है कि हाँ अब हम लोग इसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे। कहाँ पे? इंडिया के लिए इसको एक्स्ट्राडाइट करने वाले हैं। किसने कहा है? यूएस की कोर्ट ने कहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक्स्ट्राडिशन के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसके बारे में? यूएस और इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था यूएस इंडिया की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये साइन कब हुई थी? अगर पूछेगा साइन कब हुई थी तो आपको ध्यान रखना है 1997 में क्या हुई थी? साइन हुई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि इसे इफेक्ट में कब लाया गया था तो 1999 में इफेक्ट में लाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। अब यहां से मैं और डिटेलिंग में थोड़ा सा आपको और अंदर लेके जाना चाहता हूं। ये टॉपिक आपको कोई भी नहीं बताने वाला इतना डिटेल में। मैं दावा करके कह सकता हूं कोई भी ऐसी वीडियो दिखा दो जिसने आपको इतना डिटेल में बताया हो, कोई भी नहीं बताने वाला है। काफी अंदर की बात है। अब यहाँ पे सुनिए, इवन आपको कोई ये भी नहीं बताएगा कि 1999 में इफेक्ट में आई थी यूएस और इंडिया की ट्रीटी। सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाएगा कि 1997 में साइन हुआ है, ठीक है। बट ध्यान रखना है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है अगर आपको फंसाना हो बीपीएससी को तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है? कि अगर पॉलिटिकल प्रिजनर होता है तो
उसमें कहा गया है कि हम लोग उसको नहीं भेजेंगे। मतलब अगर इंडिया से कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है, समझ लीजिए कि राहुल गांधी है, ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नाराज हो जाती है ना, और वो भाग के चल जाते हैं वेस्टर्न कंट्री में, यूएसए में चल जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर उनको कहा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल है भाई, पॉलिटिकल पर्सन है, इसको हम लोग नहीं एक्स्ट्राडाइट करने वाले। तो ये है एक तरीके का एक्स्ट्राडिशन में ऐसा क्लॉज डाला गया कि अगर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर होगा तो हम लोग उसको वापस नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी देश में हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर तहव्वुर राना जो है वो तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है नहीं, वो तो एक आतंकवादी है ना, जो कि आतंकवाद फैला रहा था इंडिया के अंदर, तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इस तरीके से आप चीजों को समझ के चल रहे होंगे कि क्या क्या जो यूएस और इंडिया की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है उसके बीच में क्या क्या पेच आ सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल वाला है, यही पॉलिटिकल वाला जो क्लॉज है वो इंडिया और बांग्लादेश ट्रीटी में भी है। इसकी वजह से हम लोग शेख हसीना को नहीं भेजेंगे, है ना, क्योंकि अगर बांग्लादेश कह रहा है हमको कि आप भेजो, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी है हमारी 2013 की, पर हम बोलते हैं नहीं भेजेंगे भाई, क्योंकि यार पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग नहीं भेज सकते, ये हमारा क्लॉज भी है इंडिया और बांग्लादेश की ट्रीटी में। तो ये चीज हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना होगा। सेकेंड चीज ये भी है, सेकंड चीज आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इंडिया कोई जो पर्सन है, जो व्यक्ति है जिस पे आरोप लगा है, अगर उसको सजा मिलने वाली है 1 साल से ज्यादा की, है ना, और वो सजा दोनों ही देश में हो, मतलब अगर वो यूएसए में ये अपराध करता तो उसमें भी उसको 1 साल से ज्यादा की सजा मिलती, अगर वो इंडिया में अपराध करेगा वही वाला तो उसमें भी उसको 1 साल से ज्यादा की 1 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी। उसी केस में जो व्यक्ति है उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसने चोरी करी तो उसको भेज दिया जाए इंडिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई चोरी करके चला गया तो ऑब्वियसली 1 साल से कम की सजा मिलेगी उसको, है ना, यूएसए में या इंडिया में। तो उस केस में ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एक्स्ट्राडाइट कर लेंगे, नहीं, चोरी के मामले पे नहीं। अगर कोई बड़ा कोई कांड कर देता है उसी केस में एक्स्ट्राडिशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक और क्लॉज दिया हुआ है इस चीज का, एक तो पॉलिटिकल वाला और दूसरा 1 साल से ज्यादा का वो होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सजा होनी चाहिए 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको एक्स्ट्राडाइट करने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना होगा, है ना, समझ में आ गया। तहव्वुर राना के बारे में, पाकिस्तानी ओरिजिन था ये पाकिस्तान में पैदा हुआ था, चला गया था कहाँ पे, कनाडा में चला हुआ था। जितने भी आतंकवादी आपको दिखेंगे ना, जो वेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, जो इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं, साउथ एशिया में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सारे आपको कनाडा के ही दिखेंगे, ठीक है। कनाडा में चलेंगे, चला गया, यहाँ पे इसने क्या किया, एक इमिग्रेशन ऑफिस खोला और वो कोशिश करता था कि साउथ एशिया के जो भी लोग आए वो इसके थ्रू ही जाकर बसे, कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज में, है ना। इंडिया में भी इसने विजिट करा, अलग अलग जगहों पे गया और फिर यहीं से उसने मैपिंग करी और प्लानिंग करा और एक तरीके से आतंकवादियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ताकि वो हमला कर सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26/11 में हमारे 166 लोग के आसपास मर गए थे और कई सारे लोग घायल हो गए थे, और इससे जो इंडिया की इमेज है उसको भी काफी ज्यादा धक्का लगा था, है ना। आप ध्यान से आपने सुना होगा, देखा होगा, 2013-14 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो भी प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस टाइम वो यही आरोप लगाए थे मनमोहन सिंह के ऊपर कि भाई हम पे इतना बड़ा हमला हो गया और आप जाकर वहां पे अमेरिका में रो रहे हो। ये नहीं कि सीधा हमला करो पाकिस्तान पे, जब आपके पास सारे प्रूफ्स हैं तो आप सीधा हमला कर दो उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, आपको भी करना चाहिए था। बट हम लोगों ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, हम लोग पेशेंस दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही एक तरीके से वो हमारे लिए नेगेटिव काम करा। हमें उस टाइम सबक सिखाना चाहिए था, जैसे इजराइल ने सिखाया हमास को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति होगा वो आपको पीट के चल जाएगा, ऐसा तो चलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी जब आपके पास पावर है तो उसको टाइम टू टाइम आपको शो करना होगा, नहीं तो जो लोग हैं वो बिगड़ने लग जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंक्लूजन समझ में आ गया, एनआईए के बारे में समझ में आ गया। एनआईए के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे कई बार बात कर चुका हूँ। इसके अभी नए नए जो इनके डीजी है उनको, नए जो चीफ है उनको अपॉइंट किया गया है एनआईए के। वो चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका नाम क्या है, ठीक है। एनआईए को पता है आपको 2008 में बनाया गया था, दिसंबर में, है ना, क्योंकि 26/11 का अटैक हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। ये क्या है, ये हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको किसी भी टाइप के कंसेंट की जरूरत नहीं होती कहीं भी कार्रवाई करने से पहले, इसको किसी भी टाइप के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है कार्रवाई करने से पहले। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीआई के केस में यही होता है कि भाई उसे हर बार कंसेंट लेना पड़ता है किसी स्टेट से, और एक बार उसने जनरल कंसेंट ले लिया तभी वो क्या बोलते हैं किस कोई भी जो मामला आएगा उस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ना। अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो उसे हर बार सरकार के पास जाना पड़ता है। बट एनआईए के ऊपर कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। पहले जो एनआईए थी जब इसका गठन हुआ था
अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जब इसका गठन हुआ था, तो ये कुछ शेड्यूल थे, उन्हीं के ऊपर जो केसेस बनते थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करती थी एनआईए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऑफेंस है, समझ लीजिए, अगर उसी ऑफेंस के ऊपर ही अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यूएपीए के अंदर करी जाएगी, और एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 के अंदर की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर 2019 में क्या हुआ, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जितने भी ऑफेंसेस हैं जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसीज, और मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म और ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, इन सारे कानूनों के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उस पर एनआईए कार्रवाई कर सकती है, या कोई भी इन ऑफेंसेस को करता है तो उस पर एनआईए कार्रवाई कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही जो एनआईए का स्कोप है इसको भी बढ़ा दिया गया। मतलब पहले सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में अगर कोई गलत काम करता था तो उसी पे एनआईए कार्रवाई कर सकती थी, बट 2019 का अमेंडमेंट कर दिया गया। अब एनआईए की पावर को अथाह बढ़ा दिया गया। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा तो एनआईए उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि यूके में कुछ खालिस्तानियों ने हमारे फ्लैग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, है ना। इतने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो एनआईए ने क्या किया था, एनआईए ने उन सारे लोगों की फोटो जारी की थी अपने वेबसाइट पे, है ना। और फिर उसमें से कई लोग तो अननोन लोगों द्वारा मारे भी गए, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एनआईए अगर इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम करेंगे तो एनआईए आपके पीछे आ सकती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। UPI's share in total digital payments in India grows to 83% in 2024। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है किसके लिए, यूपीआई के लिए, जहां पे देखा गया है कि जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं वो बढ़ गए हैं 83% तक। अब कब्जा हो गया, जितने भी डिजिटल पेमेंट हो रहे थे अभी तक में उसमें 83% तक कब्जा हो गया किस चीज का, यूपीआई का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब अब जो इंडिया के लोग हैं वो दूसरे पेमेंट सिस्टम को यूज नहीं कर रहे, जैसे कि नेफ्ट, ये सब जो आरटीजीएस था, है ना। अब लोग यूपीआई के थ्रू ही जो भी डिजिटल पेमेंट करना होता है वो करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे कि पूरा इशू हुआ क्या है, और फिर एक बार देखेंगे यूपीआई के बारे में कि यूपीआई क्या चीज है, इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो 2019 तक 34% था। मतलब 34% जो लोग थे वो डिजिटल पेमेंट अगर करते थे तो उसमें से 34% जो लोग थे वो यूपीआई के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू पेमेंट करते थे, ठीक है। बट अब ये बढ़ के 83% तक हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब अब लोग अलग अलग कार्ड्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, अब लोग यूपीआई का ही सहारा ले रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी भी लो वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब कम पैसों वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो तो पहले भी लोग उसको स्वीकारने लग गए थे, किसके थ्रू, यूपीआई के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कहीं चाय की टपरी पे पैसे देने हैं, ठीक है, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 30,000 रुपये भेजने हैं तो वो सब हो जाता था। बट 1 लाख से ज़्यादा जो पैसे भेजते थे वो हम लोग पहले नहीं भेज पाते थे। बट अब इसकी लिमिट को क्योंकि बढ़ा दिया गया है, 5 लाख तक कर दिया गया। अगर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पैसे भेजते हैं, जैसे कि मेरे को याद है कि मुझे कहीं किसी अकेडमी में पैसे देने थे, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा पैसे एक साथ पेमेंट नहीं कर पाता था क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा थी। यूपीआई के थ्रू पेमेंट नहीं हो पाता था उतना ज़्यादा, ठीक है। तो आपको दूसरे माध्यम से जाना पड़ता था, जैसे कि आप डीडी बनवा सकते थे। बट अब ये माध्यम को हटा दिया गया है। अब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपको पैसे पे करने हैं तो आपको क्या बोलते हैं, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 5 लाख तक का। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम वैसे ही हेल्थ केयर वाली जो चीज़ है उसमें भी, हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया, 5 लाख तक कर दिया गया है। तो जैसे जैसे लिमिट को बढ़ाया गया, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस भी होने लग गए, और उसकी वजह से यूपीआई का जो यूसेज है और ज़्यादा बढ़ गया है, 83% तक हो गया है 2024 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यूपीआई क्या है, एक तरीके का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने कई बार बात करी आपसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम्स में आए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब अभी इंडोनेशिया के जब प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उन्होंने भी बात करी इंडिया से किस चीज़ को लेके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, है ना। कुछ एग्रीमेंट्स हुए, इंडिया एक तरीके से मास्टर बन गया, एक हेड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। काफी अच्छा हम लोगों ने इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, है ना। तो अब जो और आसपास की कंट्रीज हैं, इवन वेस्टर्न कंट्रीज है, वो हमें देख के अचंभित होती है और हमसे कोलैबोरेट करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनकी कंट्री में भी इस टाइप का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, मतलब जो डिजिटल, मतलब इंटरनेट की दुनिया में हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया है। जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किसको बोलते हैं, अभी बोलते हैं जैसे कि रोड्स बना हुआ है, रेलवे है,
यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स है तो वो क्या हो गए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए। पर वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों के सहूलियत के लिए हो और इंटरनेट की दुनिया में हो, जैसे कि यूपीआई हो गया, ई-केवाईसी हो गया, ये सब क्या है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी ऑब्वियसली जो कंट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी। तो समझ में आया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब यूपीआई है, इसका जो इस्तेमाल लगातार ही बढ़ता जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यही एक रिपोर्ट आई हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो 66% से लेके अभी 17% घट गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट आई थी, ये आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है और यूपीआई का डोमिनेंस बढ़ता ही जा रहा है लगातार। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीआई के बारे में एक और मैंने अभी न्यूज कुछ दिन पहले पढ़ी थी, जिसमें बताया गया था यूपीआई भले ही हम लोगों ने बनाया हो, ठीक है, यूपीआई में भले ही इंडिया ने मास्टर कर लिया हो, पर इसमें जो कंट्री, जिसमें जो कंपनी जो सम्मिलित है ना, वो बाहर की कंपनीज है बहुत सारी, जैसे कि गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। गूगल पे का मार्केट शेयर बताया जा रहा है, जीपे अब ज्यादातर करते होंगे तो जीपे नहीं तो फोन पे ही करते होंगे, है ना, फोन पे ही करते होंगे। तो इसका मार्केट शेयर बता रहा है 40% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर है, 30% से ज्यादा इसका मार्केट शेयर है। और जो पेटीएम है उसका मार्केट शेयर काफी ज्यादा कम हो गया, 10% के आसपास। मतलब इसमें भी बाहर की कंपनीज बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही हैं। बेशक स्ट्रक्चर पूरा हमारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हो, बट जो कंपनीज है बाहर की डोमिनेट करें, तो इसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ऐसा कुछ आर्टिकल आया हुआ था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप यूपीआई के बारे में सारी चीज समझ चुके होंगे। अगर कोई व्यक्ति है जिसे यूपीआई के बारे में नहीं पता, एकदम बेसिक भी नहीं पता, तो उसको मैं बता दूं, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो काफी बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं ना। आप सोचोगे जैसे कि चैट जीपीटी का एक बार आ रखा था, आई थिंक जो 69 पेपर था, 69वां जो बीपीएससी था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप हर चीज को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, है ना। तो यूपीआई का देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे कब बनाया गया था, इसे 2016 में बनाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने बनाया था, इसे बनाया था एक कंपनी ने, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समझ में आया, यूपीआई किसका प्रोडक्ट है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई जो है वो खुद किसका प्रोडक्ट है, उसे किसने बनाया, इसे बनाया आरबीआई ने और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स का एसोसिएशन है और आरबीआई तो आपको पता है ये सेंट्रल बैंक है। इन दोनों ने मिलकर 2008 में एनपीसीआई को बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एनपीसीआई ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसमें से एक है यूपीआई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग एक्सटेंसिवली अब ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसलिए सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। एनपीसीआई को बनाया गया आरबीआई और आईबीए द्वारा, इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। समझ में आया एनपीसीआई यूपीआई के बारे में, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूएलआई क्या है। पिछले साल न्यूज में था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा यूएलआई ये क्या है। यूपीआई समझ में आ गया, यूएलआई क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है बजट सेशन, प्रेसिडेंट मुर्मू टू एड्रेस पार्लियामेंट ऑन जनवरी 31, ठीक है। तो आज के दिन जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये एड्रेस करेगी हमारे पार्लियामेंट को, लोकसभा और राज्यसभा को, है ना। आपको पता है कि बजट सेशन जो भी होता है उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक एड्रेस होता है कि उसका, हमारे प्रेसिडेंट का। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। बजट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो उसी से आप लिंक कर लेंगे। बजट के बारे में बताया था, बजट नाम का कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसकी जगह क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कॉज करता है ले डाउन के लिए, कौन करता है ले डाउन, कौन ले डाउन करवाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको प्रेसिडेंट ले डाउन करवाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर चीज को कवर करते हुए चलना होगा आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। और ये बात कहां पे लिखी गई है, ये लिखी गई है आर्टिकल 112 में, और इससे कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। इवन यूपीएससी में भी, बीपीएससी में, बहुत सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं। तो चीजों को आपको थोड़ा समझ कर चलना होगा। बजट है क्या, इसको कौन बनाता है, मैंने आपको सब बता रखा है ना। कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट डिवीजन बनाता है। बजट डिवीजन कौन से डिपार्टमेंट में आता है, ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ रहे हैं,
ठीक है, बहुत डिटेल्स में पढ़ रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चीजों को थोड़ा समझते हुए चलेंगे। समझ में आया? तो बजट सेशन को एड्रेस करेगी, तो कल मैं इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा आपको, और उन्होंने क्या एड्रेस किया, क्योंकि आज ही है उनका एड्रेस, तो जैसे बताएंगे वो फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं। सारी चीज तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर डिमांड इन इंडिया टू रीच 28% बाय 2026 एंड इन एआई एरा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जो डिमांड है लगातार ही बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर, ये एक रिपोर्ट का कहना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर पता ही आपको क्या है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज बता रहा था, एक न्यूज में आपको बता रहा था सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कि ये 85,000 डायरेक्ट जॉब्स को इंडिया के अंदर पैदा कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 85,000 के आसपास जॉब्स आने वाली है सेमीकंडक्टर वाली फील्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब इंडिया फोकस कर रहा है सेमीकंडक्टर के अंदर, है ना। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे क्या देखा जाएगा, ग्लोबल लेवल पे कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड ये 29% तक होगी। ठीक है, और इंडिया में भी सेम बात कही गई है, इंडिया में भी लगभग 28% बताई गई है, मतलब लगभग लगभग जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड को कैच करते हुए ही चल रहा है ना। इंडिया भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है सेमी कंडक्टर वाली फील्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बट जो सेमी कंडक्टर है ना यार, इसको स्टैब्लिश करना, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्रीज है उसको स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी इसमें, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि ताइवान है, साउथ कोरिया है, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये अकेले दोनों मिलकर 80% जितने भी चिप्स होते हैं उसका 80% अकेले यही दोनों मैनेज कर रहे हैं। ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका हो गया, तो ये जो कंपनीज है ना, ये जो कंट्रीज हैं अकेले एक तरीके से वॉर लॉर्ड्स बन गई हैं। ठीक है, मतलब ये काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सेमीकंडक्टर वाले फील्ड में, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी सप्लाई चेन होता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जो सप्लाई चेन है इसका कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए। ठीक है, इसमें हमारी भी कुछ हिस्सेदारी हो, ये इंडिया का एक टारगेट रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए काफी इंडिया एक तरीके से मशक्कत करे, एक बार हम लोग उसको जानेंगे, एक बार देख लेते हैं। वही न्यूज निकल के आ रही है कि 29% के आसपास पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाएगा 2026 के एंड में इतना सेमीकंडक्टर का डिमांड बढ़ जाएगा, अभी 28% के आसपास इंडिया में भी बढ़ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कुछ और डेटा दिए गए हैं पर ये डेटा काम के होते नहीं है। ठीक है, डेटा आप पढ़ सकते हैं बट आप इसको कहीं पे कोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना डेटा आपको याद ही नहीं रहेगा, पहली चीज है ना, तो इसको इसमें ज्यादा हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हम लोगों ने समझ लिया कि क्या बोलते हैं, जो सेमीकंडक्टर है उसका जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो बेसिक चीज याद है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है और इसकी जरूरत क्या है ना। तो सेमीकंडक्टर्स आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, सेमीकंडक्टर जो आधे कंडक्टर हो, तो आधे क्या है, ये आधे इंसुलेटर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मतलब कंडक्टर्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने दे, इंसुलेटर क्या होता है, जो उसको रोक ले, है ना। सेमीकंडक्टर होता है जो फ्लो होने भी दे और नहीं भी होने दे, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि वो करंट को फ्लो होने देगा कि नहीं होने देगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो किस, सेमीकंडक्टर जो है वो किसकी तरह ज्यादा बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह कि इंसुलेटर की तरह, क्या वो करंट को फ्लो होने देगा कि नहीं होने देगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो सेमीकंडक्टर पे लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर्स या जो फोर्सेज है उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप फोन से लेके लैपटॉप ले लो, ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो, है ना, जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं चिप्स यूज होती हैं, और चिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेमीकंडक्टर है आपके पास तभी चीजें आप बना सकते हो। आपको पता होगा कि कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, है ना, डिस्टर्ब हो गई थी, उसी टाइम हमें पता चला था कि चाइना ने भी एक काफी बड़ा हिस्सा इसका ले रखा है, और उसकी वजह से हमें चिप्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो बहुत सारी जो चीजें हैं हमें थोड़ा सा लिंक करके चलना होगा, सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्यों जरूरत है, कोई भी चिप बनती है तो सेमीकंडक्टर का होना जरूरी है, बिना सेमीकंडक्टर का वो चिप्स नहीं बनेगी, और चिप बनेगी तभी सारी चीजें चल पाएगी, आप एक बड़ा रोल निभा पाएंगे पूरे वर्ल्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, इसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो इंडिया काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि हम लोग सेमीकंडक्टर की फील्ड में अच्छे बने, बट कुछ चैलेंजेस है जो इंडिया को रोकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, मतलब इस टाइप की इंडस्ट्री को लगाने के लिए ऐसा कोई नॉर्मल नहीं है कि मैं उठा और जाके मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, छोटी मोटी नहीं, या कोई छोटी मोटी जैसे एक मैंने बोलता है ना स्टार्टअप लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप सेमीकंडक्टर फील्ड में। आपके पास बहुत ज्यादा हजारों करोड़ होने चाहिए, और हजारों करोड़ों के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लगातार कुछ सालों तक काम करेंगे, 4 साल 5 साल 10 साल तक काम करते हैं, तब
जाके कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी तुरंत जाएगा और तुरंत पैसे कमाने लग जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है इस वाले फील्ड में, आपको ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसी वजह से कोई भी जो इंडस्ट्री है वो ऐसे ही, पहले तो कोई पैसे वाला व्यक्ति है वही कहीं पे कुछ लगा पाएगा, ठीक है। पैसे वाली जो कंपनी है वो कहीं पे फैक्ट्री लगा पाएगी, और उसके लिए भी जब उसको सारी सुविधाएं मिलेगी तभी वो लगा पाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से ये हम लोग इसको एक तरीके से ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही सीमित लोगों के पास है, सीमित कंट्रीज के पास है, जैसे कि अमेरिका के पास है, ताइवान के पास है, साउथ कोरिया के पास है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिप मेकिंग के लिए आपको क्या चाहिए? चिप मेकिंग के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ही ना, है ना। आपको पता है कि चिप मेकिंग पे अभी बवाल हुआ था, जिसकी वजह से जो यूएस है उसने एक तरीके से रोक लगा दिया था चाइना के टेक्नोलॉजी खरीदने पे, है ना। कि चिप से रिलेटेड जो हाई जो चिप्स होते हैं, काफ़ी जो तगड़े चिप्स होते हैं, उनको बनाने से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग चाइना को नहीं देंगे, और जब वो चाइना को नहीं मिलेगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट चाइना ने तो उसका उल्टा करके दिखा दिया। चैट जीपीटी के लिए भी बहुत सारी जो हाई ग्राफिक्स वाले जो चिप्स होते थे वो चाहिए थे, है ना। बट उतने बड़े हाई ग्राफिक्स वाले चिप्स को बिना यूज करे ही चाइना ने डीप सीक नाम का बना के दिखा दिया, डीप सीक का अपना चैट जीपीटी बना के दिखा दिया, जिसने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा दी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है बहुत ही कम लोगों के पास है। कॉम्प्लेक्सिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका जो बनाना है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अलग अलग जो चीज़ें इसमें काम आती है, जैसे कि सिलिकॉन वेफर्स आएगी, कमोडिटी केमिकल्स आएगा, स्पेशलिटी केमिकल्स आएगा, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या आता है? लैक ऑफ टैलेंट पूल। इंडिया के अंदर उतना अभी टैलेंट है ही नहीं। आपको पता होगा कि अब जो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी एक इशारा आ रहा है कि भाई लोग, आप जो स्टूडेंट हैं अभी के लिए, आप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें आप थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो। उसमें आप कहीं से कुछ डिग्री लोगे या कुछ करने की कोशिश करोगे, है ना। उस टाइप के कॉलेजेस में जाओगे जहाँ पे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ों आपको बताई जाए, है ना। तो आपकी जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, और एक मतलब रेवोल्यूशन आने वाला है सेमीकंडक्टर वाले फील्ड में। इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होने वाली है, तो आपको इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो जो मेहनत है इस फील्ड से रिलेटेड मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सेमीकंडक्टर, ये तो इंडिया में कॉमन है, हर चीज़ में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इंडिया में कम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में ब्यूरोक्रेटिक पूरा प्रोसेस है ना, कुछ भी करना हो तो आपको ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब तो काफ़ी कम हो गया है रेड टेपिज्म, बट स्टिल एग्जिस्ट तो करता है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। व्हाट इज इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिसी ऑन सेमीकंडक्टर, है ना। अब वही इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी निकाली, जिसमें निकालनी पड़ी क्योंकि हम फोर्स हो गए जब कोविड आया। जब कोविड में हम लोगों ने देखा सप्लाई चेन्स टूटते हुए नजर आए, है ना, क्योंकि चाइना से जितने भी ट्रेड्स थे सब बंद हो गए थे बहुत सारी कंट्रीज के, है ना। उस वजह से जो सप्लाई चेन है टूटा, तो हमें पता चला कि हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, और इसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लोगों ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च कर दिया 2021 में। अब इसका मकसद ये था कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आपको ध्यान रखना है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने सोचा कि 2021 में सोचा कि हम लोग अपने खुद का इकोसिस्टम बनाएंगे सेमीकंडक्टर की फील्ड में, और उस मिशन का नाम दिया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी मिशन के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में आपने पिछली बार न्यूज में पढ़ा होगा, और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो भी उन्होंने भी इसे करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में, जो कि 2024 में हुआ था, ठीक है। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। इसके अंदर 76,000 करोड़ का इसको फाइनेंशियल आउटले दिया गया, ताकि ये अलग अलग जो कंपनीज है जो कि इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं इस फील्ड में, उसको सपोर्ट कर सके। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब 76,000 करोड़ के आउटले के साथ सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और इस सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर भी अलग अलग स्कीम्स है कंपनीज को सपोर्ट करने की, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीएलआई स्कीम एक पढ़ते हैं, है ना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, है ना, जो जितने प्रोडक्ट्स बनाएगा उसके हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलता है उसमें। तो वैसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स को हम लोगों ने लॉन्च करने का सोचा सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक अभी हाल फिलहाल में कॉन्फ्रेंस भी हुआ था सेमीकॉन इंडिया 24, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका थीम क्या था? शेपिंग द सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये क्वेश्चन आपके आ भी सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ है व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। अब इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है, ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके, ठीक है। पिछले साल इंडिया और यूएस ने एक पार्टनरशिप करी, जिसे न्यू पार्टनरशिप का नाम दिया गया, ताकि
सप्लाई चेन में इंडिया का भी हिस्सा बढ़ सके सेमीकंडक्टर के फील्ड में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगापुर भी एक बड़ा प्लेयर है, उसके साथ भी हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है लॉरेंस वोंग, और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। तो इस फील्ड में हम लोगों ने सिंगापुर के साथ भी पार्टनरशिप की है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंडिया की टाटा और सिंगापुर की कुछ कंपनीज है उसके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग गुजरात में एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहे हैं। वैसे ही केनीज प्राइवेट लिमिटेड आ रही है, केनीज प्राइवेट लिमिटेड, आई थिंक इन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला लिया गुजरात या महाराष्ट्र में, ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, आई थिंक महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने वाले हैं। वैसे ही असम में कुछ इन्वेस्टमेंट होना है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और असम कुछ हॉटस्पॉट बन रहे हैं किसके, सेमीकंडक्टर के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एक हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है कौन, इंडिया, जो सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है उसमें, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको समझकर चलना होगा। अब आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। एक तो आपको समझ में आ गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इससे आपको ये सारी चीजें पता चलेगी कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसका काम क्या है, क्यों हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं ना, सेमीकंडक्टर से कितनी ज्यादा जॉब्स आ सकती हैं, और मतलब अभी का जो स्टूडेंट यूथ है कैसे अपने आप को रेडी कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना है ना। साथ ही हम लोगों ने जाना सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हरिमन शर्मा, द एप्पल मैन ऑफ इंडिया, ऑनर्ड विद पद्मश्री फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आप एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया, ठीक है। अब इनको पद्मश्री मिला है। अब देखो यार, कुछ पद्मा अवार्ड हुए हैं इस बार, है ना, बहुत सारे पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं इनको कवर करूंगा आपको संडे वाली क्लास में, ठीक है। तो संडे को आपको एक क्लास मिलेगी, इसमें पद्मा जो अवार्डी हैं उनके कुछ काम के बारे में बताऊंगा कि उनको किस बेसिस पे इस बार अवार्ड्स दिए गए हैं ना। एक बार हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि पद्मा अवार्ड से रिलेटेड हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार जो अवार्ड्स मिले हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम्स में, तो उसको एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्लास संडे को मिल जाएगी। इसको हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग उसी में इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ अलग टॉपिक नहीं है, उसी के अंदर ही आएगा, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, महाकुंभ स्टैम्पेड, 30 किल्ड 60 इंजर्ड। आपको पता है कि महाकुंभ में काफी बड़ी दुर्घटना हो गई है ना। महाकुंभ काफी अच्छे से चल रहा था। अराउंड 20 करोड़ के आसपास जो लोग हैं ऑलरेडी डुबकी मार चुके हैं। गंगा सरस्वती जो माता है, यमुना वाटर में ऑलरेडी इतनी ज्यादा मात्रा में लोग जो है डुबकी मार चुके हैं। अब वहां पे भगदड़ मच गई। आपको पता है कि हमारे इंडिया में कुछ भी होता है तो स्टैम्पेड वाली सिचुएशन बन जाती है ना। एक अल्लू अर्जुन का केस आपने देखा था, जिसमें बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिनेमा हॉल में एकदम से घुस गए, लोग पागल हो गए, लोगों में लगा पता नहीं क्या हो गया, कौन आ गया, भगवान आ गया, लोग उनके पीछे, उनके आगे पीछे एकदम दौड़, उनको टच करने के लिए भागने लग गए, और उसी में एक महिला की मौत हो गई, और एक उसका एक बच्चा था वो इंजर्ड हो गया था काफी। तो मतलब इंडिया के लोग इतने ज्यादा भावुक भी कह सकते हो आप इनको, ठीक है। मतलब चीज को देख के इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। तो अल्लू अर्जुन को देख के भी ऐसे भागने लग गए थे, उसमें भी मौत हो गई किसी की, इंजर्ड हो गया था बच्चा, काफी भयानक, बहुत दिन तक कोमा में रहा। महाकुंभ में स्टैम्पेड वाली सिचुएशन बनी, किसने कह दिया होगा भागो भागो भागो, लोग भागने लग गए, ठीक है। ये अब काफी ज्यादा सीरियस चीज है, आप खुद सोच के देखो। अब ये दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक तो होता है कि ऑलरेडी जो आतंकवादी संगठन है जैसे कि खालिस्तान है ना, और पाकिस्तान भी बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, उन लोगों की नजर थी कि हम लोग यहाँ पे टेररिस्ट हमला करेंगे, ठीक है। पहले आईबी की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही थी कि गुप्त सूत्रों से ही सूचना आई थी कुछ आतंकवादी साधु के वेश में भी घुस सकते हैं ना, बट उसको तो हम लोगों ने रोक लिया। पर स्टैम्पेड को कैसे रोका जाए? अब यहाँ से भी दो टाइप के लोगों की करामात हो सकते हैं ये वाले। कैसे कैसे? एक तो हो सकता है कुछ नौसिखिया थे जो टीनेजर्स होते हैं, आपको पता है कि वो काफी बदमाशियां भी करते हैं। उसी बदमाशी में किसने कह दिया होगा भागो भागो, आपको पता है कि बहुत अलग अलग टाइप से आवाजें निकालते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। हो सकता है उसी के बीच में किसने कह दिया होगा, और उसकी वजह से लोगों में एकदम से एक से दूसरे ने सुना और एकदम से लोग भागने लग गए, ठीक है। और जब एक दो भागने लग गए तो सब लोग भागने लग जाते हैं, आपको पता ही है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि किसी लोगों ने जानबूझ के किया है ना, क्योंकि वहां से जो लोग बच गए उन्होंने कहा कि कोई कह रहा था, कुछ लोग खेल रहे थे, कुछ लड़के कह रहे थे भागो 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 भागो, और फिर सब लोग भागने लग गए, ठीक है। अब वो सीरियसली कह रहे थे कि मजाक में कह रहे थे, किसी को भी नहीं पता, और उनकी अभी पहचान भी नहीं हुई है। तो कह रहे थे कुछ कुछ लोग थे, लाल झंडा उन्होंने ले रखा था, और भागो 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 कह रहे थे, और फिर भगदड़ मचने लगी। कई लोगों के द्वारा ये बात कही गई है। तो इसी स्टैम्पेड में, इसी भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 लोगों से ज्यादा जो लोग हैं इंजर्ड हुए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें उसके बाद करी गई है, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स रखा कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। आपको पता है कोई भी वीआईपी भी आ जाता है तो लोगों में मतलब इस टाइप से हो जाते हैं लोग, जैसे कि पता नहीं कौन आ गया है, ठीक है, लोग भागने लग जाते हैं।
फिर होता है जुडिशियल कमीशन भी एक बिठाई गई, ठीक है। जुडिशियल कमीशन में एक 3 मेंबर की जुडिशियल कमीशन बिठाई गई, जिसमें जो जस्टिस हर्ष कुमार इसको हेड करेंगे, और फॉर्मर डीजी वीके गुप्ता इसमें रहेंगे, और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वीके सिंह भी इसमें रहने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख का कंपनसेशन देने की बात कही है जो लोग डिसीज हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हाई लेवल प्रोब होगा, वही चीफ सेक्रेटरी डीजीपी जो है वो वहां पे जाएंगे साइट पे और चीजों को प्रोब करने की कोशिश करेंगे, उस पर कार्रवाई भी होगी बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ कर चलना होगा। हालांकि जो भी लोग मृतक हैं और जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं, जो हमारा A1IS की टीम है, उन लोगों से काफ़ी संवेदना जाहिर करती है, हम लोग उनके साथ हैं। अब देखो, जो ये दुर्घटना होती है, जैसे कि स्टैम्पेड वाली सिचुएशन हो गई, इससे कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रॉमा एंड लॉस हो जाता है ना। मतलब जो लोग गए थे महाकुंभ में, वो क्या सोच गए थे भगवान के बारे में, उनको जीवन भर का ट्रॉमा मिल चुका है ना। कई जिनके लोगों के घर से चले गए कुछ लोग, मतलब जो नहीं रहे, अब वो सोचो क्या सोचेंगे कि मतलब भगवान के पास गए थे हम लोग, मतलब डुबकी मारने, और फिर रहे ही नहीं, बचे ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इकोनॉमिक हार्डशिप भी, अगर कोई कमाने खाने वाला व्यक्ति था उसके लिए इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, है ना, सरकार में कुछ इस टाइप के इवेंट में ट्रस्ट नहीं रहेगा लोगों के बीच में, तो लोग ऐसे भी जाना पसंद नहीं करेंगे। और लॉस ऑफ सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति मार जाता है तो एक उसकी जान तो गई गई, साथ में इकोनॉमी का भी हमारा लॉस हो रहा है ना, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो पैसे कमा रहा है, और कमाएगा तो कहीं ना कहीं डालेगा, तो फिर एक तरीके से इकोनॉमी में जो देश हमारे उसमें पैसा बढ़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट है ओपन एआई सेज कैलिफोर्निया एप्ट jurisdiction फॉर कॉपीराइट सूज बाय इंडियन न्यूज एजेंसी, ठीक है। तो ओपन एआई का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, उनका तो jurisdiction ही नहीं बनता हमारे ऊपर, ठीक है। अब पूरी न्यूज क्या है इसको समझिए, बट उससे पहले मैं आपको कल के दिन से थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ओपन एआई को काफी बड़ा चैलेंज दे दिया किसने, डीप सीक नाम की एक स्टार्टअप ने, ठीक है। अब ओपन एआई जो कंपनी थी, ये लोग दावा कर रहे थे कि भाई जो हम लोग बना रहे हैं ना, जो हम लोग आपको इस टाइप का चैट जीपीटी बना के हम लोगों ने दिया है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, ठीक है। और इसको बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इंडिया जैसी कंट्रीज तो बिल्कुल भी इसको नहीं बना सकती। ये कहना था ओपन एआई के जो फाउंडर ये सब थे, ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन आई थिंक नाम है उनका, उन लोगों का ये बात कहना था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट इनके भ्रम को तोड़ दिया, उनको हम्बल कर दिया किसने, चाइना के स्टार्टअप ने, डीप सीक नाम के एक स्टार्टअप ने, डीप सीक नाम के स्टार्टअप ने। अब ओपन एआई क्या कह रहा है कि भाई डीप सीक को तो बैन कर देना चाहिए, और ये यूएस गवर्नमेंट में भी ये पूरा विचार चल रहा है कि अब क्यों ना डीप सीक को बैन कर दें, क्योंकि ये डेटा चोरी करता है किसका, चैट जीपीटी का। और अब इन्होंने पता नहीं कहां से आरोप लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ओपन एआई पे हमारी जो न्यूज एजेंसी है एएनआई, एएनआई के बारे में सुना होगा आपने, स्मिता प्रकाश को अगर आप जानते होंगे तो एएनआई के लिए ही काम करती है, ठीक है। तो एएनआई ने इन पे आरोप लगाया कि भाई आप लोग हमारा डेटा चोरी करते हो, और ये कह रहे हैं कि डीप सीक हमारा डेटा चोरी कर रहा है। मतलब एआई आरोप लगा रहा है इन पे कि ये आप मेरा डेटा चोरी कर रहे हो, और ओपन एआई इन पे आरोप लगा रहा है कि आप मेरा डेटा चोरी कर रहे हो। अब ओपन एआई कैसे काम करता है, ओपन एआई काम करता है कहाँ से, डेटा निकाल के। अब डेटा कहाँ से मिलेगा इसको, खुद का तो डेटा क्रिएट नहीं कर सकता, इंटरनेट में जो डेटा है वही क्रिएट करेगा। और ओपन एआई क्या करता था, जो इनके पेड सब्सक्रिप्शन वाली जो चीज़ें होती थी, जैसे कि कोई भी आप वेबसाइट लेते हो, ठीक है, जैसे कि द हिंदू लिया, इंडियन एक्सप्रेस लिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ सकते हैं ना, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जो पेड वाली जो चीज़ें हैं उसका भी डेटा उठा के ओपन एआई अपने अंदर डाल लेता है, ठीक है। और एक तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करता है इसका, है ना। और मैं उससे वही डेटा के बारे में पूछूंगा तो ये तो मेरे को सीधा सीधा दे देगा, बट इन्होंने कोई पेमेंट तो करी नहीं ना उनको, है ना। मतलब एएनआई का आरोप यही है कि आप जो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन वाला जो चीज है उसे भी आप यूज कर लेते हो गलत तरीके से, जो आपको नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने खुद ने डेटा लगा रखा है, दूसरे दूसरे न्यूज चैनल हो गए, दूसरे दूसरे वेबसाइट्स है, उनसे डेटा निकालते हैं ये लोग गलत तरीके से, और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि डीप सीक वाले हमारा डेटा चुरा रहे हैं, ठीक है। इनका तो कुछ डेटा ही नहीं है, पर स्टिल ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं इन पे, और एक तरीके से डीप सीक को बंद करने की बात करी जा रही है, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। आपको पता है $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है यूएसए में इन बड़ी बड़ी कंट्रीज कंपनीज को, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, इतना समझ में आ गया कि ओपन एआई ने डीप सीक पे क्या आरोप लगाया, एएनआई का ओपन एआई पे क्या आरोप था, ये भी चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। कि मतलब ये जो हमारा डेटा है चोरी कर लेते हैं कौन, ओपन एआई वाले, बिना परमिशन के, जो इनको नहीं करना चाहिए। इसी चीज से रिलेटेड क्लेम किया हुआ था, इसी चीज से रिलेटेड कॉपीराइट सू किया हुआ था किसने, एएनआई ने, इंडिया के कोर्ट में ओपन एआई को। बट ओपन एआई कह रही है कि भाई इंडिया के जो कोर्ट्स है ना, उनका तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है हमारे ऊपर, ठीक है। हम तो यूएसए बेस्ड हैं, और अगर आपको हम पे केस करना है तो आपके आके आप कैलिफोर्निया में केस करो, वहां से आप केस नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरा मुद्दा आपको समझ
आया होगा कि क्या चल रहा है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो गया है। क्यों ना आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाए। आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया होगा आज का, ठीक है। तो देखते हैं, इसी की वीडियो को, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसे भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।